नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है सोमवार 9 मार्च 2026। कल रात भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया और आज सुबह सेंसेक्स ने 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट से सबको चौंका दिया। ईरान को मिला नया सर्वोच्च नेता। तो बिना एक पल गंवाए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 ताजा समाचार। दोस्तों, कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 86,000 दर्शकों के सामने भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर जीत लिया। संजू सैमसन ने 89, अभिषेक शर्मा ने 52 और ईशान किशन ने 54 रन जोड़े। भारत का कुल स्कोर रहा शानदार 255 रन। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम केवल 159 रनों पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। भारत पहली बार घर में वर्ल्ड कप जीतने वाली और बैक टू बैक T20 खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम बनी। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल की हार का दर्द आज उसी स्टेडियम में दूर हुआ। दोस्तों, संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप 2026 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। 5 पारियों 321 रन, स्ट्राइक रेट 199, 37 और एवरेज 80.25। ये आंकड़े बेमिसाल हैं। QF में 99 नॉट आउट, SF में 89 और फाइनल में 89। 3 नॉकआउट मैचेस में लगातार 50 से ज्यादा रन। सैमसन ने खुलासा किया, मैं टूट गया था। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद सपने चकनाचूर हो गए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने पिछले 2 महीनों में लगातार गाइडेंस दी। यही इस कमबैक का राज था। कोच गौतम गंभीर ने 4 ICC टाइटल्स जीते, 2 प्लेयर के रूप में, 2 कोच के रूप में। दोस्तों, बड़ी खबर है ईरान से। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने आधी रात के बाद अयातुल्लाह खामेनी के बेटे मुजबा खामेनी को इस्लामिक गणराज्य का तीसरा सर्वोच्च नेता चुन लिया। 56 वर्षीय मुजबा IRGC के करीबी हैं। साफ संकेत है कि ईरान में हार्डलाइनर्स की पकड़ बनी रहेगी। ट्रंप ने तुरंत कहा, यह नया नेता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इजरायल ने चेतावनी दी, हम किसी भी उत्तराधिकारी को टारगेट करने में नहीं हिचकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सीज फायर से साफ इनकार किया, हम अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। यह युद्ध अब और लंबा खिंचेगा। दोस्तों, ईरान इजरायल युद्ध के 9वें दिन इजरायल ने पहली बार ईरान के तेल स्टोरेज फैसिलिटीज को सीधे निशाना बनाया। तेहरान की रात आग की लपटों से जल उठी। ईरान ने इसे वॉर क्राइम करार दिया। इसके साथ इजरायल ने इस्फहान एयरपोर्ट पर ईरान के F-14 फाइटर जेट्स भी तबाह किए। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक्स में अब तक लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 83 मासूम बच्चे हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इजरायल ने लेबनान में डाउन ट्रूप्स भी भेजे। जवाब में ईरान ने बहरीन पर ड्रोन हमले किए, आम लोग घायल हुए। दोस्तों, आज सुबह शेयर बाजार में ऐसा झटका दिया जिसने हर निवेशक को हिला दिया। ब्रेंट क्रूड $116 प्रति बैरल को पार कर गया, 2022 के बाद पहली बार। इसके असर से सेंसेक्स 2345 अंक गिरकर 76,573 पर आया और निफ्टी 708 अंक टूटकर 23,741 पर खुला। इंडियन रुपी ने $92.33 का नया ऑल टाइम लो छुआ। BPCL और HPCL 7% से ज्यादा टूटे। इंडिगो के शेयर 47% नीचे गए। इंडिया विक्स 5% उछलकर 24 पर पहुंचा, यानी बाजार में डर चरम पर है। इराक और कुवैत के ऑयल आउटपुट कट्स ने आग में घी का काम किया। दोस्तों, ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। ब्रेंट क्रूड आज 2022 के बाद पहली बार $116 तक पहुंचा। कारण है हॉर्मुज बंद, इराक कुवैत का आउटपुट कट और सऊदी अरामका के रस तनूरा रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन अटैक। भारत के लिए इसका सीधा मतलब LPG सिलेंडर 60-80 महंगा हो सकता है, AC की कीमतें 5-15% बढ़ेंगी और खाने के तेल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब पर असर पड़ेगा। राहत की बात यह है कि अमेरिका ने इंडिया को 30 डे वेवर दी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर $120-130 तक गया तो GDP ग्रोथ 7% से 6% तक आ सकती है। दोस्तों, एक बेहद दुखद खबर। भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI लड़ाकू विमान जो 5 मार्च की शाम असम के जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने के बाद कार्बी आंगलोंग के रनखेलम विलेज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसमें सवार स्क्वाड्रन लीडर अनुज और स्क्वाड्रन लीडर पूर्वेश दुरकर दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। IAF ने दोनों को श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने कहा, इनका बलिदान अतुलनीय है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी शोक व्यक्त किया। IAF ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। देश के हर नागरिक की तरफ से इन वीर जवानों को नमन। दोस्तों, पड़ोसी नेपाल से एक ऐतिहासिक खबर आ रही है। 5 मार्च के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 72 से ज्यादा सीट्स पर लीड कर रही है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 35 वर्षीय रैपर टर्न पॉलिटिशियन बालेन शाह ने खुद पूर्व PM KP शर्मा ओली को उनकी ही झापा 5 सीट पर 49,614 वोट्स के भारी अंतर से हरा दिया। नेपाल की जेनजी ने पुरानी राजनीति को पूरी तरह उखाड़ फेंका है। PM मोदी ने नेपाल के लोगों को बधाई दी। हम नई सरकार के साथ मिलकर इंडिया नेपाल के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दोस्तों, गल्फ में फंसे भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान युद्ध के बाद UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान से 52,000 से अधिक भारतीय वापस लौट आए हैं। एयर इंडिया और इंडिगो की स्पेशल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स अभी भी जारी हैं। लेकिन याद रखें,
90 लाख से ज्यादा भारतीय अभी भी गल्फ में हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया के काउंटरपार्ट से बातचीत जारी है। एमईए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1811 87 97। ये टोल फ्री है और 24 घंटे 7 दिन एक्टिव है। अगर परिवार में कोई गल्फ में है, ये नंबर अभी फोन में सेव करें। दोस्तों, ये खबर सुनकर दिल भारी हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कंफर्म किया, ईरान में पिछले 9 दिनों में कम से कम 13 बार हॉस्पिटल्स और हेल्थ फैसिलिटीज पर हमले हुए, जिनमें 4 हेल्थ वर्कर्स मारे गए और 25 से ज्यादा घायल हुए। इसके साथ CBS 60 मिनट्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक अमेरिकन एयर स्ट्राइक ने एक नेवल बेस के पास की स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 168 बच्चे मारे गए। डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सट ने कहा, जांच जारी है। यूएन में 1332 ईरानी नागरिकों की मौत कंफर्म हो चुकी है। ईरान के यूएन एम्बेसडर ने इसे सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन बताया। दोस्तों, लेबनान की स्थिति सिविल वॉर जैसी हो गई है। इजरायल ने लितानी नदी के दक्षिण में ग्राउंड ट्रूप्स भेजकर एक सिक्योरिटी लेयर बनाने की कोशिश की। इस अभियान में IRGC के 5 सीनियर कमांडर्स लेबनान में मारे गए। इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में रमाडा प्लाजा होटल समेत कई ठिकानों पर स्ट्राइक्स किए। लेबनान सरकार के अनुसार अब तक लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 81 बच्चे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। IDF ने 80 टाउन्स को इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए। हिजबुल्लाह ने जवाब में इजराइल पर रॉकेट्स दागे। दोस्तों, घरेलू राजनीति में आज एक बड़ी बहस छिड़ी। अमेरिका ने इंडिया को 30 दिन वेवर दी है कि वह 3 अप्रैल तक रशियन ऑयल खरीद सकता है। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। यह अमेरिका की ब्लैकमेल है। पहले सैंक्शंस का डर दिखाया, अब 30 दिन का इनाम दे रहे हैं। क्या यही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है? सरकार ने जवाब दिया, ये वेवर इंडिया की डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। एनर्जी सिक्योरिटी हमारी प्राथमिकता है। द हिंदू के अनुसार ये वेवर इसलिए मिली क्योंकि इंडिया ने यूएस ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाने का वादा किया। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, हम उम्मीद करते हैं इंडिया यूएस ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाएगा। दोस्तों, इकोनॉमी की 2 बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए। पहला, आरबीआई ने संकेत दिया कि अगर क्रूड $120 को पार करता है तो वे इमरजेंसी मॉनेटरी मेजर्स पर विचार कर सकते हैं। दूसरा, मूडीज ने इंडिया की क्रेडिट आउटलुक को स्टेबल से वॉच नेगेटिव में बदला। यह एक सीरियस वार्निंग है। हालांकि कोटक सिक्योरिटीज कह रही है, इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, ये टेम्पररी शॉक है। राहत यह है कि इंडिया के पास अभी 25 दिन की क्रूड रिजर्व्स हैं। गल्फ से वापस आए 52,000 वर्कर्स के लिए NSDC ने इमरजेंसी रीस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। हर 10 क्रूड बढ़ने पर इंडिया की इन्फ्लेशन 35-40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ती है। दोस्तों, असम के जोरहाट में हुए Su-30 MKI क्रैश की ऑफिशियल जांच शुरू हो गई है। IAF ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। स्क्वाड्रन लीडर अनुज और स्क्वाड्रन लीडर परवेश दुराकर के परिवारों तक सरकारी ऑफिशियल्स पहुंचे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दोनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी। IAF का कहना है यह मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर थी। हालांकि कुछ डिफेंस एनालिस्ट ने पूछा, क्या ईरान युद्ध के बीच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कोई रोल था? सरकार ने इन सभी स्पेयर्शंस को खारिज किया। Su-30 MKI इंडिया की बैकबोन फाइटर जेट है। IAF की जांच रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। दोस्तों, मौसम से एक परेशान करने वाली खबर। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। मार्च में यह असामान्य रूप से अधिक है। राजस्थान, MP और यूपी में भी लू जैसी स्थिति बन रही है। गेहूं की खड़ी फसल पर सीधा खतरा है। किसानों को बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड्स का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में 10-12 मार्च के बीच बर्फबारी का फोरकास्ट है। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक्सट्रीम वेदर पैटर्न क्लाइमेट चेंज का सीधा नतीजा है। दोस्तों, कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। इंडिया की थीम रही, नारी शक्ति विकसित भारत की नींव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति पुरस्कार सेरेमनी में 25 एक्स्ट्राऑर्डिनरी महिलाओं को सम्मानित किया। PM मोदी ने महिला साइंटिस्ट, IPS ऑफिसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को विशेष पहचान दी। इसरो की महिला साइंटिस्ट को स्पेशल रिकॉग्निशन मिली। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने महिला सुरक्षा और एम्पावरमेंट के लिए नई स्कीम्स अनाउंस की। दोस्तों, युद्ध, बाजार की उथल पुथल और सभी तनावों के बीच एक शुभ और मन को शांति देने वाली खबर। 4 धाम यात्रा 2026 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज 9 मार्च से शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ 2 मई को और बद्रीनाथ 4 मई को। इस बार बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और डेली पिलग्रिम लिमिट भी तय की गई है ताकि भीड़भाड़ न हो। पिछले साल 52 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी। इस बार और ज्यादा की उम्मीद है। दोस्तों, एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल की खबर। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 मार्च को मायामी के ट्रंप नेशनल डोराल रिजॉर्ट में 12 लैटिन अमेरिकन देशों के नेताओं के साथ शील्ड ऑफ द अमेरिका समिट आयोजित की। अर्जेंटीना के हेवियर मिलेई, एल साल्वाडोर के नायब बुकेले, इक्वाडोर के डैनियल नोबोआ समेत कई कंजर्वेटिव नेता शामिल हुए। समिट का मकसद था ड्रग कार्टल्स के खिलाफ मिलिट्री कोऑपरेशन और लैटिन अमेरिका में चीना की बढ़ती ताकत को रोकना।
चीन ने लैटिन अमेरिका में पिछले 2 दशकों में 120 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। ब्राजील, मेक्सिको और कोलंबिया जैसे लेफ्टिस्ट देशों को आमंत्रण नहीं मिला। ट्रंप ने कहा, क्यूबा में जल्द बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, यूरोप से एक चौंकाने वाली खबर। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में रात करीब 1 बजे अमेरिकी दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन के प्रवेश द्वार के पास एक विस्फोट हुआ। नॉर्वे पुलिस के अनुसार बैकपैक में रखा इंसेंडियरी डिवाइस फटा। कोई घायल नहीं, लेकिन एम्बेसी की खिड़कियां टूट गईं। पुलिस ने कहा, आतंकवाद हमारी एक हाइपोथेसिस है। नॉर्वे के जस्टिस मिनिस्टर ने इसे अस्वीकार्य घटना बताया और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह तब हुआ जब ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसीज पर खतरा बढ़ा हुआ है। FBI और CIA जांच में मदद कर रहे हैं। शी ट्रम्प समिट की तैयारी, वांग यी बोले। 2026 यूएस चीना के लिए लैंडमार्क ईयर हो दोस्तों। एक बड़ी डिप्लोमेटिक खबर जो पूरी दुनिया के लिए अहम है। चीना के विदेश मंत्री वांग यी ने नेशनल पीपल कांग्रेस के मौके पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, ट्रंप के मार्च के अंत में बीजिंग दौरे की तैयारी चल रही है और 2026 यूएस चाइना रिलेशंस के लिए एक लैंडमार्क ईयर बन सकता है। वांग यी ने कहा, चाइना का रवैया हमेशा पॉजिटिव और ओपन रहा है। लैटिन अमेरिका, ईरान वॉर और ताइवान, 3 बड़े मुद्दों पर भारी तनाव के बावजूद दोनों एक समिट चाहते हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं, शी ट्रम्प समिट अगर हुआ तो ग्लोबल मार्केट्स को बड़ी राहत मिलेगी। इंडिया के लिए भी ये बेहद जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका से एक और दुखद खबर प्रकृति के कहर की। मिशिगन और ओक्लाहोमा राज्यों में शनिवार को भीषण टॉर्नेडोज ने तबाही मचाई। कम से कम 6 लोगों की जान गई, जिनमें एक 12 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। मिशिगन में घर, बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ गए। हजारों लोग बिजली से वंचित हैं। फीमा ने इमरजेंसी रिलीफ शुरू की। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स कहते हैं, मार्च में इस तीव्रता के टॉर्नेडोज असामान्य है। ये क्लाइमेट चेंज का सीधा नतीजा है। ओक्लाहोमा टॉर्नेडो की वार्निंग अभी भी जारी है। अमेरिका एक साथ ईरान वॉर, सोशल अनरेस्ट और प्राकृतिक आपदा, 3 संकटों से जूझ रहा है। दोस्तों, आज की आखिरी और एक बेहद जरूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:15 पर सबका साथ सबका विकास, फुलफिलिंग एस्पिरेशंस ऑफ पीपल थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एड्रेस करेंगे। ये यूनियन बजट 2026-27 का एक इंपॉर्टेंट वेबिनार है, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप्स और इकोनॉमिस्ट भाग लेंगे। बजट में सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, EV और डिफेंस प्रोडक्शन पर रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। ये वेबिनार तब हो रहा है जब क्रूड $116 पर है और सेंसेक्स 2300 अंक टूट चुका है। उम्मीद है PM मोदी आज ईरान वार के इकोनॉमिक इंपैक्ट पर भी क्लैरिटी देंगे। तो दोस्तों, ये थी 9 मार्च 2026 की टॉप 20 ताज़ा खबरें। टीम इंडिया चैंपियन बनी, मोजदा खामनी नए सुप्रीम लीडर बने, सेंसेक्स 2345 अंक टूटा, क्रूड $116 पहुंचा, IAF के 2 वीर शहीद हुए, ओस्लो में धमाका हुआ और नेपाल में नई सुबह आई। गल्फ में परिवार है तो MEA हेल्पलाइन। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं आज की सबसे बड़ी खबर आपको कौन सी लगी। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय टीम इंडिया।